ये कपड़े पहनो और दरवाज़ा बंद करो। मैं जा रहा हूँ। विक्रम बजाज का सर्द लहजा भांपते हुए वो ठिठक गई। क्या मतलब? मैं इस होटल में अकेली कैसे रहूँगी? तो किसने कहा है रहने को? जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाओ। ये रखो तुम्हारी एक रात की कीमत। उसने कुछ नोट उसकी तरफ फेंके और नफरत से बोला। तो चांदनी का दिल फट गया। आप होश में तो हैं? शादी की है आपने मुझसे? पुअर लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी करूँगा? इंतकाम था तुम मेरा। जाकर अपने पापा को मेरा नाम बताना, वो तुम्हें सब बता देंगे। वो उसे बिलखता छोड़कर चला गया। कुछ महीने बाद विक्रम अपनी डॉक्टर बहन से मिलने उसके क्लिनिक पहुंचा। बधाई हो मिस चांदनी, अल्ट्रासाउंड में बेटा है। शहर की रोशनियों और शोर को चीरते हुए गाड़ी में बैठा शख्स अपनी तीखी नज़रों को सड़क पर जमाए हुए था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक नज़र उसने गाड़ी पर डाली और दोबारा सारी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। लेकिन सच तो ये था कि वो आगे उतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना दिख रहा था। उसके अंदर मची हलचल उसे आने वाले वक्त की संगीनियों का एहसास दिला रही थी। शहर के नमी गिरामी होटल में उसका इंतजार करता हुआ वजूद न जाने कितनी बार उसे मैसेज कर चुका था और अपने आने का विश्वास दिलाते हुए अपनी वफादारी का सबूत दे रहा था। उस चेहरे का ख्याल जहन में आते ही न जाने क्यों एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। आंखें और भी चमक उठी थी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट हवा हो गई, क्योंकि उसके कानों से गूंजती चीखें उसे खुले दिल से मुस्कुराने नहीं दे सकती थी। ये तुम्हारे किरदार की सज़ा है, ऐसी सज़ा जो तुम्हें तब तक भुगतनी है जब तक तुम मर नहीं जाती। दूर से किसी चिल्लाती हुई आवाज़ ने जैसे उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। माथे की उभरती हुई नसें उसके अंदर की नफरत को और भी बढ़ा रही थी। उसके हाव भाव और सख्त होते गए तब तक जब तक उस आलीशान होटल के सामने उसने गाड़ी नहीं रोकी। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और कुछ ही पल पहले के सारे तासुरात गायब हो गए। एक दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। होटल का स्टाफ जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पहले भी उसका आना जाना लगा रहता था, इसीलिए बड़े जोश से उसका स्वागत हुआ। वो सीधा वहीं आया जो कमरा उसने बुक करवाया था। मैनेजर उसे कमरे तक छोड़ कर गया और यह सामान देने का एक तरीका था जो सिर्फ विक्रम बजाज के लिए ही था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया और बेड पर बैठे हुए बेबात से वजूद ने जैसे होठों को कुचलते हुए सर उठाकर उसे देखा। एक बेहद हसीन मुस्कुराहट के साथ वो उसे देखता रह गया। खूबसूरत जोड़े में ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप में वो इतनी सुंदर लग रही थी कि विक्रम बजाज का ठिठक जाना लाजमी था। कुछ ही देर पहले ब्यूटिशियन उसे तैयार करके चली गई थी और तब से वो बड़ी बेसब्री से विक्रम बजाज का इंतजार कर रही थी। अंदर की कशमकश बढ़ती ही जा रही थी। हसीन आंखें डर और घबराहट से बड़ी होने लगी थी। लेकिन इस वक्त इस खूबसूरत शख्स को अपने सामने देखकर दिल थमसा गया। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और शर्म से लाल चेहरे को छुपते हुए उसने अपनी मुस्कुराहट को छिपा लिया। हालांकि शाम का अंधेरा जैसे जैसे गहरा हो रहा था, उसे लगा था डर के मारे उसका दिल ही बंद हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द पर भरोसा किया था और अगर वो उसे इस बीच रास्ते में छोड़ जाता तो यकीनन ये बड़ी बुज़दिली होती। लेकिन उसके बाद जो सज़ा उसे भुगतनी पड़ती उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़ने की बजाय अब उसके सामने खड़ा था, नरमी से उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से छूते हुए। वह उसके हसीन चेहरे को निहार रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। नसीले लहजे और भीगे हुए लफ्ज़ों ने चांदनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैला दी। उसकी मुस्कुराहट को चमकती हुई आंखों से देखता हुआ विक्रम बजाज जैसे उस पर फिदा हो रहा था। उसे नरमी से घुमाकर अपने गले से लगाते हुए वो उसके लंबे बालों को बिखेर रहा था। उनसे आती हुई महक विक्रम बजाज को पागल कर रही थी। उसकी हसीन आंखों से सरकती हुई विक्रम की नज़रें उसके होठों पर टिक गई और फिर होठों के बाद गले पर जमे हुए काले तिल ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे यूं खुद को देखता पाकर वो अच्छी खासी घबरा रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और धड़कना भी चाहिए था। महबूब इस कदर बेवकूफ़ी से देख रहा था
तो भला कौन सा दिल है जो खुद को धड़कने से रोक पाए। सांसों का शोर तेज होता जा रहा था और उसने डर कर 2 कदम पीछे हटा लिए। मुझे डर लग रहा है, शादी कब होगी? उसके सवाल ने एक पल के लिए सामने वाले का मूड खराब किया, लेकिन फिर सर झटकते हुए वो नरमी से मुस्कुराया। कुछ ही देर में शादी हो जाएगी और फिर मुझे तुम्हारी जुबान से ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हें डर लग रहा है। 2 उंगलियों से उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को हटाकर वो हल्का सा मुस्कुराया, जबकि उसकी बात का मतलब समझते हुए चांदनी ने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। शादी के बाद मुझे घर पहुंचा देंगे ना? उसने बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर मासूमियत से पूछा, और वो पूरी तरह से उसकी बात को भूल गया। हालांकि तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि शादी के बाद तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाओगी। वो काफ़ी देर नासमझी से उसे देखती रही। विक्रम बजाज ने उसे यहाँ सिर्फ इस शर्त पर बुलाया था कि वो शादी के बाद उसे वापस घर छोड़ देगा, लेकिन इस वक्त उसका यूं बेखौफ होना, बार बार उसके करीब आना और दीवानगी जाहिर करना चांदनी के डर को बढ़ा रहा था। ये सिर्फ उसका डर था या अंधी मोहब्बत का सबूत, लेकिन इस वक्त ये सोचने की फुर्सत नहीं थी। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सारी तैयारियां उसकी तरफ से पूरी थी। वो भला आसानी से अपने इरादों की भनक किसी को लगने दे सकता था, इसीलिए सब कुछ अपने हिसाब से सेट करते हुए यहाँ भी सिर्फ अपनी मर्जी चला रहा था। पंडित जी और एक लॉयर को अंदर आता हुआ देखकर वो जल्दी से चुनरी का कोना खींचते हुए वहीं बैठ गई। विक्रम भी उसके बगल में बैठ गया। जब पंडित जी के इशारे पर शादी की रस्में शुरू हुई और मंगलसूत्र पहनाने की बारी आई तो चांदनी की आंखें भीगने लगी। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आज वो एक रिश्ते के लिए अपने न जाने कितने रिश्तों को पीछे छोड़कर आई थी। वो लोग उसके साथ अच्छे थे या बुरे, लेकिन बचपन से उसके साथ थे। उन्हें देखकर वो बड़ी हुई थी और आज इस मौके पर उन सब का होना जरूरी था। उसने एक ऐसे शख्स पर विश्वास किया जो उसे मोहब्बत का दावा करता था, जो लोगों ने में अपनी अच्छी शख्सियत के लिए मशहूर था, और उसे पूरा विश्वास था कि उसके पापा उसका ये फैसला भी स्वीकार कर लेंगे। जब उससे पूछा गया तो उसने रोते हुए हामी भर दी। कांपते हुए हाथों से मैरिज रजिस्टर पर साइन करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी के सारे हक उस शख्स के नाम कर दिए थे, जो कि अब उसकी ज़िंदगी का अकेला मालिक बन चुका था। कुछ ही देर के बाद पंडित जी और बाकी लोग विक्रम बजाज को बधाई देते हुए कमरे से निकल गए और वो बेसब्र होकर उसकी तरफ बढ़ी। चलिए मुझे घर छोड़ आइए। अब उसकी घबराहट का आलम ये था कि अब तक उसके हाथों में कपकपाहट थी और विक्रम ने कमर से थाम कर उसे अपने करीब कर लिया। शादी की बधाई तो स्वीकार कर लो जान, घर भी छोड़ आऊँगा। वो उसके बेहद करीब खड़ी थी, इतना करीब कि दोनों की धड़कनों का शोर एक दूसरे के सीने में गूंज रहा था। दोनों की सांसों की महक एक दूसरे को बहका रही थी और विक्रम के होंठ आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों से टकरा रहे थे। वो पूरी तरह से शर्म से लाल होते हुए उसके होंठों को देखती रह गई। विक्रम ने नशीले लहजे में उसकी पुकार का जवाब देते हुए नरमी से अपने होंठ उसकी ठोड़ी पर रख दिए। शादी के बाद सबसे ज़रूरी होता है अपने पति को उसका पूरा हक देना, और अब ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है। निडर अंदाज में आंख झपकाते हुए वो उसे और भी मुश्किल में डाल रहा था। उसने पलटकर अपनी यूनिफॉर्म को देखा। मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर घर भी तो जाना है। घर में सब परेशान होंगे। दोनों के बीच तय तो यही हुआ था, लेकिन अब विक्रम के इरादे बदल रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात मेरे पास रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा। वैसे भी 3 दिनों के लिए मैंने ये स्वीट बुक करवाया है, तो यहाँ अपनी पत्नी के साथ बेस्ट टाइम तो स्पेंड कर ही सकता हूँ। उसने अपना हाथ विक्रम के सीने पर रख दिया। पापा कभी भी ये मंजूर नहीं करेंगे। आप नहीं जानते हमारे घर में किसी लड़की का बिना बताए रात भर घर से बाहर रहना कितना बड़ा कलंक समझा जाता है। और उसने आगे बढ़ते हुए उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। मैं ये भी जानता हूँ कि बिना माँ बाप की मर्जी के किसी लड़की का भागकर शादी करना भी कलंक है। वो भी तो कर ली तुमने। और वो कितनी देर उसकी आंखों में देखती रह गई। वो ताना मार रहा था, वो समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ था जिसका एहसास बेहद अजीब था। उसे गर्दन से दबोच कर अपने करीब करते हुए वो उसकी सांसों पर हावी हो गया, बिना उसकी मर्जी जाने, बिना उसे प्यार में समेटे और उसके जानलेवा स्पर्श पर। वो डर के मारे सख्ती से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। अपने पैरों पर खड़ा होना इस वक्त उसके लिए सबसे मुश्किल काम था।
इस सब के लिए वो दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी, जो कि अब उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। नरमी से झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर वो बिस्तर तक ले आया, जबकि वह हैरान और परेशानी से देखती रह गई। विक्रम प्लीज़, उसने विनती करनी चाही, लेकिन उसे गुस्से से घूरते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। आहिस्ता आहिस्ता उसे गहने और मंगलसूत्र से आज़ाद करते हुए वो अपने इरादों को पूरा कर रहा था। तुम जानती हो, मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया है। तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा, तुम पर अपना जुनून बरसाऊंगा, और मुझे यकीन है इसके बाद तुम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझोगी। उसके छूने से प्यार नहीं था, एक जुनून था, एक पागलपन था जो कि जानलेवा था, और उसका स्पर्श सामने वाले को बेताब नहीं कर रहा था बल्कि सिमट जाने पर मजबूर कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होता गया। उसके आगे वो रोते हुए वो बस उससे रहम की भीख मांग रही थी। रिलैक्स, इतना तो हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है। उससे घूरकर डराते हुए वो अपनी हदें पार करता चला गया, जबकि उसकी बाहों में कैद वो बेबसी से रोती रही। उसकी गर्दन पर उसकी दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। उसके होठों का फटा हुआ कोना, दिल की दीवारें हिलने लगी। अपने बगल में सोए हुए शख्स पर एक नज़र डालकर उसने अपना सर घुटनों में छिपा लिया। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। ये जुनून, ये दीवानगी मोहब्बत नहीं थी, कोई गुस्सा था, कोई नफरत थी जो उसकी नस नस में भर दी गई थी। अपने बिखरे हुए वजूद को सहलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल टूट गया था, सहम गया था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो इस नए दिन की शुरुआत होनी थी। न जाने कितनी देर तक रोने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक सुकून भरी नींद उस पर हावी हुई और वो नींद की वादियों में खोदे चली गई। सर झटककर खुद को तसल्ली देते हुए वो जैसे ख्वाब में भी उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। जो इंसान उसे पाने के लिए इतना तड़पा, न जाने कितने जतन किए, और अब जाकर उसे पा लिया, तो उसे ऐसे छोड़ देना तो बेमकसद ही हो सकता था। अगली सुबह जगाने के लिए उसकी बाहों को झिंझोड़ा गया और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर वो खोई खोई सी दिमागी हालत में सामने की नज़रों को समझने की कोशिश करती रही, और फिर अपने सामने झुके हुए विक्रम बजाज को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। सुप्रभात जान, जानता हूँ रात हसीन गुजरी है, लेकिन इतनी हसीन भी नहीं कि तुम सुबह की शुरुआत को ही भूल जाओ। उसने एक बार फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अजीब सा लहजा अपनाया। वो पूरी तरह से तैयार, बेहद आकर्षक लग रहा था। काफ़ी देर वो उसके हसीन चेहरे को देखती रही और फिर उठकर बैठ गई। सुप्रभात, वो धीमी आवाज़ में बोली, और विक्रम बजाज ने उसका हाथ दबोचते हुए उसे बिस्तर से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे लगता है हसीन रात का अंत हो चुका है, अब इस नशे से बाहर आ जाओ। वो हैरत से आंखें फाड़े से देखती रह गई। ये क्या तरीका है विक्रम? इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी, जबकि विक्रम ने पलटकर उसे देखा और फिर एक जहरीली मुस्कुराहट तो महंगे परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ सख्त इस पल उसे कोई अच्छा एहसास नहीं दिला रहा था। क्या मतलब है? अब तुम विक्रम बजाज से पूछोगी कि उसे तुम्हारे साथ बात करते हुए कौन सा लहजा और कौन सा तरीका अपनाना है? ये वो शख्स था जो बात करता तो आंखें जगमगाने लगती थी, और अब ये वही शख्स था जो बात कर रहा था, जो तो उसका दिल डर से कांप रहा था। एक अनजाना सा डर उसके अस्तित्व में उतरता चला गया। विक्रम प्लीज़, आप मुझे डरा रहे हैं। इस बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, आंखें नम होने लगी और वो 2 कदम दूर हट गया। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि तुम्हें डर न लगे। तुम भी अपना रास्ता नापो और निकलो यहाँ से। और वो विश्वास ही नहीं कर पाई। क्या मतलब है निकलो यहाँ से? आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे परिवार वालों को बताएंगे हमारे विवाह के बारे में? उसके लहजे में हैरत के साथ साथ दुख भी था, डर भी, और न जाने क्या कुछ जो वो इस वक्त समझने में नाकाम थी। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी गर्दन पर, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा पर भी मैंने ऐसे निशान छोड़ दिए हैं कि तुम्हारे बताए बिना भी उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ना सिर्फ किसी मर्द के साथ संबंध रहा है, बल्कि तुम रात भर उसके आगे अय्याशी करती रही हो। उसका लहजा जहर से भी ज़्यादा कड़वा हो चुका था। वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि जहर उगल रहा था जो किसी को भी भस्म करने की ताकत रखता था। उसने दीवार का सहारा लेकर अपने कदमों को मजबूत रखना चाहा। आंसू उसकी आंखों से टूट कर बिखरने लगे। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वो अभी भी किसी ख्वाब जैसी हालत में खड़ी थी।
जैसे वो भी हंस देगा कि पागल इतनी भोली हो कि मजाक भी नहीं समझ पाती। लेकिन वो हंस नहीं रहा था। उसका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त था, सख्त और संजीदा, जिस पर छाए हुए भाव इस खूबसूरत शख्स को पहली बार बदसूरत दिखा रहे थे। वो उसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। उसका अक्स चांदनी के दिल पर कुछ और ही छपा था। ये ना ही कोई मजाक हो रहा है और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे मजाक करता फिरूं। जाओ, यहाँ से जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। वो बेरहमी की सारी हदें पार कर चुका था। खुद को भगवान समझने वाला शख्स उसकी किस्मत में लिख रखा था, जो कल तक दीवानों की तरह उसके पीछे भटकते हुए खुद को पागल दिखा रहा था, जो उसकी एक मेहरबानी न मिलने पर खुद को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार था, आज उस पर हावी होकर उसे अपने पैरों तले रोंद रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने घटिया होंगे। आप जैसी गिरी हुई सोच वाला शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो पूरी ताकत से चीखी। आगे आंखें आग की तरह लाल हो रही थी। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, विक्रम का सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसके होंठों के किनारे से खून बहता हुआ ठोड़ी तक आ गया। एक पल में उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो जमीन पर गिरी और उसकी से शक्ति निकल गई। खबरदार, अगर मेरे खिलाफ तुमने जुबान भी खोलने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और रही बात औकात की, तो मैं तुम्हारे बाप से ज़्यादा घटिया नहीं निकला। जाकर अपने पापा को बताना कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला विक्रम बजाज है। बाकी की कहानी वो तुम्हें खुद सुना देंगे। उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो नफ़रत में इतना अंधा हो जाएगा कि अच्छे बुरे की समझ ही खो देगा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक बेकसूर लड़की से बदला लेने के लिए वो इस हद तक चला जाएगा कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मिट्टी में मिला देगा, कि प्यार को इस तरह जलील करेगा, उसके भोले चेहरे को एक पल में तबाह कर देगा, ताकि वो पूरी ज़िंदगी प्यार के नाम से भी डर जाए। लेकिन अब वो ये सब कुछ कर चुका है। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वह दौड़ते हुए उसके पैरों से लिपट गई। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। मुझे कम से कम कोई रास्ता दिखा कर जाइए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है विक्रम? वो दरवाजे तक उसके साथ घसीटती चली गई, लेकिन वो पत्थर दिल शख्स अपने अहंकार में इतना चूर था कि वहाँ से निकल गया, बिना उसके रोने गिड़गिड़ाने पर ध्यान दिए, बिना उसकी चीखे पुकार सुने। उसका दिल किया कि वो खुद को पीट डाले, इतनी बड़ी गलती पर खुद को ऐसी सजा दे कि दोबारा किसी को मुंह ना दिखा सके। इस बार अगर धरती माँ उसे अपने अंदर समा लेती तो भी वो उसे अपनी किस्मत मानती, लेकिन जो कलंक उसके माथे पर लगा दिया गया था, अब उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही था। जो प्यार उसने किया था, जिसकी गवाही देते हुए वो यहाँ तक पहुँच गई थी, अब उस गुमनाम प्यार की सज़ा तो भुगतनी ही बाकी थी, ताकि अगली बार दिल धड़कने के काबिल ही न रहे। चीख चीख कर थक चुकी थी। वो कुछ भी ऐसा नहीं था जो सुकून दे सके। कोई अल्फाज, कोई जगह, कोई इंसान, कुछ नहीं। कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं था, और ये सब कुछ सिर्फ विक्रम बजाज की वजह से था। यह आलीशान कमरा और इस कमरे में रुकना भला वो लड़की कहाँ अफोर्ड कर सकती थी, जिसे अपनी कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए 100 जतन करने पड़ते थे। दोपहर होते होते वो इस होटल के कमरे से बाहर निकल आई। बाहर की दुनिया जैसे आग उगल रही थी। कल तक सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था, और आज वही हसीन चेहरे, वही खूबसूरत जगह और वही सपने उसकी आत्मा में कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश व हवास ही छीन लिए गए हों, जैसे वो किसी ऐसी कैद में है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अपने पापा के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसने जैसे सदियों का सफ़र तय कर लिया, और उस दरवाजे पर पहुँचकर उसने अपने कांपते हुए हाथों को चुनरी को अपने ऊपर ढक से लपेटा। वो दाग तो नहीं मिट सकते थे जो उसके जिस्म और रूह पर लग चुके थे, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में इस तूफान का सामना करना ही था जो उसे निगलने के लिए खड़ा था। उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। उसकी बिखरी हुई बुरी हालत को देखकर वो सिर्फ कुछ देर के लिए दंग रह गई, और फिर उसे घसीट कर अंदर खींचा। उसे बाजू से दबोच कर वो चीखते हुए उसके भाइयों को बुला रही थी। उसने दबदबाई आंखों से देखा। उसके भाई सूरज और विकास दोनों बाहर आए। उसे देखकर वो जैसे पत्थर के हो चुके थे, और उसका बाप दीनानाथ किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
दौड़ते हुए सूरज से तरफ लपकी, लेकिन सूरज ने उसे धक्के देकर खुद से दूर कर दिया। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी चीखें उस कच्चे आंगन में जैसे भूकंप ला रही थी, लेकिन ना वहाँ कोई उसे माफ़ करने के इरादे से खड़ा था और ना ही उसे कोई माफ़ किया गया। सूरज और विकास ने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरी होकर फर्श पर नहीं गिर गई। और दीनानाथ, जो आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाया, जिसने आज तक उसे प्यार के दो बोल नहीं कहे, वो भी आज उसे अपनी बर्बादी की वजह कह रहा था। इस कलंकनी को पैदा होते ही मार देते तो अच्छा था। अपने इस दागदार वजूद के साथ ये जहाँ भी जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। बताओ कौन है वो, और तुमने उससे कितने पैसे लिए, या फिर किसी के साथ मुंह काला करके आई हो तुम? दीनानाथ ने सख्ती से उसके चेहरे को दबोच लिया, जो मार खाकर नीलो नील हो चुकी थी। नहीं, मैंने किसी को अपना आप नहीं बेचा, मैंने विवाह किया था उससे। वो पति है मेरे, और इससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उसे एक बार फिर मार मार कर अधमरा करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। वो पूरा दिन ही मार खाती रही। शाम तक उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अगर यहाँ पड़ी रही तो मर ही जाएगी। कोई भी उसके लिए तरस खाने वाला नहीं था। अब काफ़ी हद तक उसके भाई और बाप उसे जान से मार चुके थे, लेकिन शायद इसीलिए चुप थे क्योंकि आसपास के लोग इस बारे में जान चुके थे। अगर वो मार कर उसे ज़मीन में गाड़ भी देते तो उनकी अपनी ज़िंदगियां तबाह हो जाती। पुराने कच्चे कमरे में बंद करके उन्होंने लकड़ी के उस दरवाजे को भी बाहर से कुंडी लगा दी। ये भूखी प्यासी पड़ी पड़ी मर जाएगी। सिर्फ शाम के वक्त खाने के चंद निवाले शायद इसीलिए रखे जाते ताकि वो जिंदा रह पाए। उसकी भाभी तो न जाने कौन से बदले चुका रही थी। सच तो ये था कि वो उसे अपने भाई के लिए पहले ही मांग चुकी थी, जिसका रिश्ता आने पर चांदनी ने झट से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो विक्रम बजाज की मोहब्बत के नशे में थी। लेकिन अब जब वो अपनी असलियत दिखा चुका था तो वो सारे बदले गिन गिन कर उतारे जा रही थी, जो कभी उन सब के ख्वाब रहे थे। ये दूसरी बार था जब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकली। रात के इस पहर उस कच्चे दरवाजे की कुंडी खोलकर वो आंगन में आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि सबने यही समझा था कि उसके पास कोई और ठिकाना ही नहीं है। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को खूब जानती थी। वो जानती थी कि या तो पंचायत के किसी निर्दयी फैसले का शिकार हो जाएगी या फिर अपने बाप भाइयों के हाथों मारी जाएगी। हालांकि अगर वो शख्स आज उसके साथ आकर खड़ा हो जाता तो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कट सकता था। वो तो वहाँ से सीधा उस कमरे में गई जहाँ उसका सामान रखा हुआ था, और वहीं उसका वो बंद मोबाइल पड़ा था जो उस रोज़ उसकी अलमारी में रह गया था। ये विक्रम बजाज का दिलाया हुआ फ़ोन था, और शायद ये भी किस्मत का खेल था जो उस रोज़ गलती से वो वहीं रह गया। और अब उसे उठाने के बाद वो बाहर आई। सॉल को कंधों पर लपेट कर उसने वो अंगूठी भी उठा ली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। एक आखिरी निशानी और अपने अधिकार के लिए उस शख्स के पास जाने का आखिरी रास्ता। वो नहीं जानती थी इसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने उसे कितना ढूंढा, उसके बारे में क्या सोचा, लेकिन उस रात गिरते पड़ते उस गांव से निकलकर वो अगली सुबह तक शहर पहुंच चुकी थी। उसके पास रहने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बस यही उम्मीद थी कि विक्रम ने जिस होटल में उससे विवाह किया था, उस होटल के स्वीट को उसने 3 दिनों के लिए बुक करवाया था। अगर उसे वहाँ ना भी रुकने दिया जाता तो भी वो वहाँ से विक्रम बजाज की कोई ना कोई डिटेल जरूर निकलवा लेती। उसे हर हाल में उस शख्स के पास जाना ही था, चाहे गिड़गिड़ाना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती, या फिर उसका गिरबान पकड़कर अपना हक छीनना पड़ता। जिंदगी ने उसे अपना एक ऐसा कड़वा रूप दिखाया था कि आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया था जहां उसने खुद को इस कदर बेसहारा और अकेला महसूस किया हो। बुखार से तपता हुआ भूखा जिस्म, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आखिरी सहारा नहीं था जिसके दम पर वो जिंदा रह पाती। काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो उसी होटल में पहुंच गई। सबसे पहले वहां जाकर उसने स्टाफ से बात की। मैनेजर को बताया कि विक्रम बजाज उससे विवाह कर चुका है। उसके साथ वो उस कमरे में रात भर रही। वो उसका पति है, लेकिन अधेड़ उम्र के उस मैनेजर ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया। देखिए, वो शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो। हाँ, वो यहाँ आते जाते हैं, कभी भी उन्हें विदेश जाना हो तो सबसे पहले वो हमारे ही होटल में ठहरते हैं। मैं सच कह रही हूँ अंकल,
भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मेरा किसी तरह विक्रम बजाज से संपर्क करवा दीजिए। हैरानी की बात ये थी कि वो शख्स उसे हर जगह से ब्लॉक कर चुका था। बुज़दिली की सारी हदें पार करके वो शख्स उसे अंधेरों में धकेल कर चला गया था और उसे इसका अंदाज़ा भी नहीं था। मैनेजर के सामने हाथ जोड़ते हुए वो इतनी मजबूर नज़र आ रही थी कि वो न जाने कितनी देर उसके चेहरे को देखता रहा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको विक्रम बजाज की बहन के पास भेज दूँ, संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर राजा। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में ना ही कुछ जानता हूँ और ना ही आपको कोई डिटेल दे सकता हूँ। यहाँ से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं मिली। वो चुपचाप वापस पलट आई और बाहर आकर होटल की सीढ़ियों पर बैठ गई। आते जाते लोगों को देखते हुए वो अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अपनी तरफ से बरसों पुराना बदला उसने ब्याज समेत वापस ले लिया था। वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था जिसके बाप से उसके पुराने हिसाब किताब बाकी थे। आज से पूरे 6 महीने पहले उसने विदेश से भारत आने के बाद दीनानाथ की छानबीन शुरू कर दी थी। वो इतना मामूली शख्स था कि अगर वो चाहता तो एक पल में उसे मसल कर रख देता, लेकिन उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने और सारी ज़िंदगी उसे लोगों के सामने जलील करने के अलावा कोई और बेहतर रास्ता नहीं था। शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आने वाली उसकी बेटी के बारे में भी उसने पूरे 6 महीने पहले सारी डिटेल्स निकलवा ली थी। उस रोज़ उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर उसने पहली बार देखा और एक पल के लिए थम सा गया। बिना किसी शक के वो बेहद मासूम और खूबसूरत थी। 22 साल की वो लड़की सफ़ेद दुपट्टे से ढके हुए चमकते चेहरे के साथ मुस्कुराकर अपनी दोस्तों के साथ निकली और बस का इंतज़ार कर रही थी। जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर पहली बार उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, उस लड़की की आंखों में सिर्फ हैरानी थी। आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी में आकर मेरी बात सुनोगी? और उसकी इस पेशकश पर वो जहाँ वो हैरान हुई थी, वहीं गुस्से से लाल चेहरे पर और गुस्सा झलकने लगा। आप हैं कौन जिनकी बात सुनने के लिए मैं गाड़ी में बैठूंगी? उस आकर्षक जवान को अपने सामने ये हुक्म चलाता हुआ देखकर वो फुरफुरारी और उसकी हिम्मत की दाद देती नज़रों से देखते हुए वो पहली बार प्रभावित हुआ। कोई अपना ही समझ लीजिए मुझे। सीने पर बाजू बांधते हुए वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया और सामने खड़ी लड़की ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। अगले ही पल वो दोबारा सख्त हो गई। यहाँ से जाइए, दिमाग खराब मत कीजिए मेरा। वो कुछ डर भी रही थी। उस रोज़ उन दोनों के बीच मुलाकात चाहे जितनी भी अजीब थी, लेकिन आने वाले वक्त में उसने उस पर हर पल नज़र रखी थी। हर पल उसके सामने अक्सर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना, और वो भी उस कच्ची उम्र के जज्बातों से गुजर रही थी जहाँ उसे विक्रम बजाज जैसे शख्स पर विश्वास करना पड़ा। वैसे भी वो देखने में जितना खूबसूरत था, वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर कितना काला और जहरीला दिल भरा हुआ है। 6 बहनों का इकलौता भाई और बजाज परिवार का इकलौता वारिस। उस रोज़ पहली बार वो उस पर विश्वास करके कैफ़े में उससे मिलने आई और विक्रम ने प्यार से उसके मुकम्मल हाथ को पकड़ लिया। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वो पहला शख्स था जो उसके सामने शादी का प्रस्ताव लाया था, वरना आजकल के आवारा लड़कों से वो बखूबी वाकिफ़ थी। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। बजाज साहब, प्लीज़ आप अपने रास्ते मुझसे अलग कर लें। अपने मीठे लहजे में बात करते हुए उसने किसी तरह का झूठ नहीं बोला था। साफ गोई और सच्चाई से जो बात भी थी बोलती, जबकि वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ चांदनी, और प्यार औकात नहीं देख सकता, बराबरी नहीं देखा करता। बस प्यार के लिए कुछ दिलों को चुन लिया जाता है और मेरा दिल भी उन्हीं दिलों में शामिल समझो। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, इतनी बड़ी और अच्छी बातें कि कोई भी उसकी झांसे में आ जाता तो उसे भी विश्वास करना पड़ता। पहली बार फ़ोन पर बात हुई, रात भर धीमी आवाज़ में होने वाली बातें, लेकिन फिर भी विक्रम बजाज ने कभी अपनी हदें पार नहीं की और इसी मिलने जुलने में ठीक 1 महीने बाद ही वो उसे मनाने में कामयाब हो गया कि वो विक्रम से शादी कर ले और उसके बाद वो अपनी फैमिली को बता देगा। उसने भरोसा कर लिया था और शादी के बाद विक्रम ने जो किया उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था।
वो तो आज तक यही सोच रही थी कि आखिर उस शख्स ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी सज़ा इतनी भयंकर थी। उस वक्त भी वो अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा कंटिन्यूअसली चांद को घूर रहा था। वो बस एक रात थी जो अपनी पूरी बदसूरती के साथ आई और फिर उसने अपने हाथों से ही सब कुछ बिगाड़ दिया। वो उसके सामने दुल्हन बनकर बैठी थी, उसके नाम अपनी ज़िंदगी के सारे हक करने के बाद उसकी बाहों में बिखर गई और फिर उसने वही किया जो उसने सोचा था। लेकिन उसके बाद एक अनजाना सा पछतावा था जिसे वो चाह कर भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वो एहसास उसे अपनी लपेट में ले चुका था। वो वहाँ से निकलने के बाद कहाँ गई होगी, क्या किया होगा, ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन उस घटना के ठीक 2 दिन बाद ही वो विदेश चला गया था। यहाँ 2 हफ्तों की मीटिंग थी और यहाँ से आने के बाद भी उस लड़की के बारे में बाकी डिटेल्स निकलवा सकता था। काश तुम दीनानाथ की बेटी ना होती, या फिर काश तुम हम अलग हालात में मिले होते, उसके दिल ने जैसे फुसफुसाते हुए कहा था, लेकिन अपने सर को झटकते हुए उसने खुद को इस ख्याल से रोके रखा। वो उसकी पत्नी थी, जब चाहता वो उसे दोबारा जाकर ले आता, यही उसका घमंड था। लेकिन इस वक्त वो उसे सज़ा इसीलिए दे रहा था ताकि उसके बाप को सज़ा मिले, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने हमेशा की तरह उसे अपने मामलों से दूर रखते हुए एक नरक में धकेल दिया है, जहाँ से निकलते निकलते शायद उसकी जान ही चली जाए। काफ़ी ढूंढ भाल के बाद वो डॉक्टर राजा के सामने खड़ी थी। वो 30-32 साल के खूबसूरत जवान डॉक्टर इस मासूम सी लड़की की बिखरी हुई हालत को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उसने सर उठाकर डॉक्टर राजा को देखा। वो जो कुछ सोचकर आई थी, चाहने के बावजूद बोल नहीं पाई। मुझे यहाँ जवाब दे दीजिए प्लीज़, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और डॉक्टर राजा ने हैरानी से उसे देखा। देखिए, मुझे अपने परिवार वालों के बारे में बताइए। इस तरह अकेले आना और जॉब मांगना। वो कुछ सोच विचार में लग रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ और अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करूँगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे रहने के लिए एक ठिकाना दे दीजिए और जीने के लिए 2 वक्त का खाना। राजा हैरान हुए, लेकिन वो एक इंसान थे, किसी भी लड़की को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। उसके पास मोबाइल था। मोबाइल में विक्रम बजाज की चैट्स और वो सारे सबूत थे जिन्हें दिखाकर वो यकीन दिला सकती थी। लेकिन अब उसके दिल में डर बैठ चुका था। औरत जब ठोकरें खाती है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो वो खुद को कमज़ोर समझने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब वो खुद को बिल्कुल अकेला समझते हुए खामोश हो जाती है। अब भी सिर्फ और सिर्फ उसे ये डर था कि विक्रम बजाज उसे किसी वक्त धुतकार सकता है, जो अब तक उसे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। वो ना ही इस विवाह को मानेगा और ना ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा, बल्कि एक और कलंक उसके नाम लिख जाएगा। वो डॉक्टर राजा के पास इज्जत से रहने लगी, लेकिन साथ ही साथ उसे शिद्दत से इंतजार था उस दिन का जब वो सबके सामने उस घटिया शख्स की पोल खोल देगी। प्यार था उसे विक्रम बजाज से, इतना प्यार कि अगर इजहार करने को कहा जाता तो शायद नामुमकिन होता, लेकिन अब नफरत भी इस कदर ज़्यादा थी कि वो उसका नाम तक नहीं सुनना पसंद करती थी। राजा को अगले 1 हफ्ते में ही पता चल गया कि वो हद से ज़्यादा खामोश और शरीफ लड़की है, जो मेहनत से अपना काम करती है और फिर चुपचाप आराम करने चली जाती है। उसे किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे इस बात का सबूत थे कि वो किसी गहरे दर्द से गुजर चुकी है। कितनी बार डॉक्टर राजा ने पूछ भी लिया। वो एक नरम दिल का इंसान था, एक सर्जन। उनकी शादी एक और डॉक्टर से हो चुकी थी, लेकिन उसने हर बार ना कराते हुए बात को छुपाया। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस रोज़ कॉरिडोर में वो चक्कर खाकर गिरी तो एक पल के लिए सब घबरा गए। बंद आंखों के साथ वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। जब डॉक्टर राजा ने उसके कुछ टेस्ट किए और उन टेस्ट की रिपोर्ट देखकर वो भी दंग रह गए। एक बेहद शरीफ, कम उम्र लड़की, जिसके हिसाब से उसका कोई नहीं था। लड़की इतना बड़ा खेल खेल रही थी, वो भी उसकी नाक के नीचे। इस बात ने डॉक्टर राजा को बहुत गुस्से में भर दिया। मुझे बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारा क्या धंधा है? सख्त लहजे में पहली बार वो उस लड़की से बात कर रहे थे, जो कि पीले चेहरे के साथ अपनी नम पलकें झुकाए बैठी रही। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ चांदनी, तो उन्होंने दोबारा पूछा। उसने सर उठाकर डॉक्टर राजा को देखा। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मेरा कोई गलत धंधा नहीं। उनकी बात का मतलब समझते हुए उसने फ़ौरन ही अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, जबकि डॉक्टर राजा ने रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी। तुम प्रेग्नेंट हो, बिना शादी के माँ बनने वाली हो, और तुम कहती हो कि तुम शरीफ हो। ऐसी शराफत पर लानत है।
उनका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था और सामने पड़ी रिपोर्ट्स को देखकर वो अपनी आंखें फाड़े सुन बैठी रह गई। ये भला कैसे मुमकिन था? किस तरह भगवान ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी? ठीक है, सज़ा उसका हक बनता है, लेकिन इस तरह अपने चेहरे को हाथों में छुपाए वो फुट-फुट कर रो रही थी। उसकी अपनी कोई जगह नहीं थी और फिर इस बच्चे को लेकर वो कहाँ जाती? डॉक्टर राजा परेशान होकर उसे देखते रह गए और फिर आगे बढ़ते हुए नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम शादीशुदा हो? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। वो अपना कीमती वक्त सिर्फ उसके लिए निकाल रहे थे, सिर्फ उस लड़की पर। ये बच्चा विक्रम बजाज का है, आपका भाई विक्रम बजाज का। उसे इस खुलासे पर डॉक्टर राजा उछलते हुए कुर्सी से उठे। कितनी देर तक वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे। जब उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपके भाई विक्रम बजाज की पत्नी हूँ और यह बच्चा भी उन्हीं का है। ये कोई छोटी बात नहीं थी जो उसके मुंह से निकली थी, बहुत बड़ी बात थी। वो शहर का जाना माना नाम था और सामने खड़ी काबिल डॉक्टर्स का भाई। वो भला इतनी आसानी से ये बात कैसे मान सकते थे? अपनी जुबान बंद करो, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। गुस्से से डॉक्टर राजा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अपनी कांपती हुई टांगों के बावजूद वो इस बार हिम्मत कर खड़ी हो गई। मुझे चाहे 10 लोगों के सामने ले जाकर मुझसे पूछ लें, तब भी मैं यही कहूँगी कि मैं विक्रम बजाज की पत्नी हूँ। ग्रैंड होटल में आज से 1 महीना पहले हमारा विवाह हुआ था और विवाह के बाद एक रात मुझे अपने पास रखकर आपके भाई ने मुझसे जान छुड़ाई और मुझे बताया कि वो मुझे किसी बदले की वजह से अपना चुके थे। अब मैं अपने रास्ते चली जाऊं। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वो जो कुछ बता रही थी सिर्फ सच था। सच्चाई उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और डॉक्टर राजा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, जिसके बाद वो सांस तक नहीं ले पाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों और मेरे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं मर जाऊं, ताकि वो मुझे भूखा प्यासा रखने के बाद मुझसे छुटकारा पा सकें। लेकिन अपनी जान बचाती हुई मैं दोबारा वापस होटल तक पहुंच गई ताकि मैं आपके भाई के पैरों में गिर जाऊं, सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे अपना ले। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स इतना नीच निकलेगा। इस बार वो थक कर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा था। वो जानती थी कि सामने बैठे शख्स इस बात से वाकिफ है कि वो विक्रम बजाज की बहन के पास है। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? राजा ने उसका चेहरा देखते हुए सख्ती से कहा था और उसने मोबाइल उठाकर डॉक्टर राजा के सामने रख दिया। इसमें सारी चैट्स मौजूद हैं, विक्रम बजाज के साथ मेरी कुछ तस्वीरें भी, जो खुशकिस्मती से मैंने उनसे छुपा कर बना ली थी। मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का DNA टेस्ट करवा लीजिए। माँ की दूसरी शादी को भी उन्होंने सिर्फ इसीलिए मंजूर किया था क्योंकि उन्हें एक भाई चाहिए था, 4 बहनों का इकलौता भाई। जब पैदा हुआ तो उसे लगा था शायद सौतेला ही सही, लेकिन फिर भी एक सहारा मिल गया, एक मजबूत सहारा जो साथ खड़ा होगा, तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद उनके पापा को दोबारा 2 जुड़वा बेटियों का आशीर्वाद मिला और इस तरह वो 6 बहनों का इकलौता भाई बन गया, जिसने आज तक कभी सौतेलापन महसूस नहीं कर पाया था, जो बहनों से बेहद प्यार करता था, जो उनका गुरूर था। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उस पर फिदा होने को तैयार हो जाता। लेकिन सामने बैठी हुई लड़की इतनी मासूम थी कि उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो कभी कुछ छल करके उसके पास गई होगी, जिसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि उसके पास रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। 6 महीने के अंदर अंदर ही वो विदेश से वापस आ गया, लेकिन उस लड़की को ढूंढने के लिए उसने आसमान ज़मीन एक कर दिए। वो उसे मिलना तो दूर की बात, उसकी झलक तक नहीं देख पाया। आसपास के लोगों ने उसे बताया कि उसके भाइयों और बाप ने उसे मार डाला है और अब उसने दीनानाथ का कॉलर पकड़ लिया था। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मुझे बताओ। मर चुकी है वो, दीनानाथ ने साफ शब्दों में उसे बता दिया और वो सुन्न रह गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की मर जाए? उसने दीनानाथ से बदला लेने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, इसीलिए नहीं कि वो मर जाए। हालांकि ये उसे समझना चाहिए था कि मर तो वो उसी रोज़ गई थी जिस रोज़ विक्रम बजाज ने उसे धुतकारते हुए उसका इम्तिहान लिया, उसका सारा प्यार और भरोसा उसके मुंह पर दे मारा था। उसी रोज़ वो मर चुकी थी। इलाके के हर इंसान ने उसे यही बताया कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसके भाग जाने के बाद उसके भाइयों और बाप ने यही अफवाह फैला दी। इज्जत बचाने के लिए वो और क्या करते? बस लोगों से यही कहते कि हमारी बला से वो मर जाए,
हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि लोगों को अपना सोचना यही था कि उसके बाप और भाइयों ने उसे मार कर कहीं दफना दिया है। तभी दोबारा उसका कोई पता नहीं चला, जबकि दूसरी तरफ वो उसे पछतावों की आग में छोड़कर जाने कहाँ चली गई थी। डॉक्टर राजा ने 3 महीने उसे अपने पास रखा, उसके दिल से हर एक डर को निकाल दिया था, उसकी शख्सियत को पूरी तरह से बदल दिया। तब तक किसी को उनकी भनक तक नहीं लगनी थी, जब तक कि वो एक मजबूर लड़की का रूप लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अच्छे कपड़े, अच्छी देखभाल, माँ बनने का नूर, वो और भी खूबसूरत होती चली गई। वो पूरी प्लानिंग थी। डॉक्टर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और दूसरी तरफ उन्होंने विक्रम बजाज को भी बुलाया हुआ था। एक गहरी मुस्कुराहट चांदनी के होठों पर फैलती चली गई। कमरे के जरिए वो उसे अंदर आता हुआ देख रही थी। चांदनी की पीठ की तरफ दरवाजे की तरफ थी। जब विक्रम दरवाजे के करीब पहुंचा तब डॉक्टर राजा ने बड़ी समझदारी और एक डॉक्टर वाली मुस्कुराहट से चांदनी की तरफ देखा। बधाई हो मिस चांदनी, अल्ट्रासाउंड में बेटा है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, बस आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। विक्रम तब तक अंदर आ चुका था। उसने अपने सामने बैठी हुई लड़की की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो डॉक्टर राजा को बात करते हुए सुन चुका था। चांदनी नरमी से मुस्कुराते हुए अपनी फाइल्स उठाकर खड़ी हुई। वो उसके पीछे ही खड़ा था, कुछ कदमों के फासलों पर, और तब तक चांदनी की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। आज उसकी नज़रों में वो चमक नहीं थी, उसका चेहरा पहले जैसे नहीं लगा उसे, लेकिन विक्रम भी पूरी तरह से उसकी तरफ देख रहा था। उसे देखकर वो जैसे थम गया, रुके हुए कदमों से उसने अपने सामने खड़ी हंसी लड़की को देखकर और फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को न जाने कितनी देर ऐसे ही बीत गई जब वो डॉक्टर राजा की तरफ मुड़ा। ये कौन है? और डॉक्टर राजा मुस्कुरा दी। ये मेरी पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, बैठो तुम। और चांदनी एक तेज नज़र उस पर डालते हुए उसके करीब से गुजर गई। विक्रम वहाँ चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो उसके पीछे ही भागा। आगे बढ़ते हुए उसने चांदनी के हाथ को पकड़ लिया, जिससे उसने पूरी ताकत लगाकर पीछे झटक दिया। खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। जबकि वो बेबसी से उसके चेहरे को देख रहा था। ये मेरा बेटा है ना? वो तो जैसे पागल हो चुका था। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका था, और फिर बेटा, वो उसी बाप का बेटा था जिसने सिर्फ बेटे की चाहत के लिए 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की थी, एक विक्रम की माँ की और एक राजा की माँ की। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, और खबरदार अगर मेरे पास आने या इस बच्चे को अपना कहने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी तेज धार वाले हथियार की तरह वो उसे काटती हुई वहाँ से चली गई। और उस रात वो डॉक्टर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, और तुम उसे कितने महीनों से जानती हो? और डॉक्टर राजा ने उसे देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांध लिए। ये तो तुम मुझे बताओ कि वो कौन है जिसके पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे हो? वो मेरी पत्नी है, उसने कबूल कर लिया। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। पिछले इतने वक्त से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, भला खुद पर काबू कैसे रख सकता था। एक तड़प थी, बेहद गहरी तड़प, और जब उसकी माँ को सच्चाई मालूम हुई तो वो दंग रह गई। वो दीनानाथ शर्मा की बेटी थी, माँ जो नौकर होकर आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला गया था, जिसने नाना जी से 2 लाख रुपए लिए और आपको मेरे बाप जैसे दरिंदे के हवाले कर दिया। ऐसा ही हुआ था आज से इतने साल पहले। शारदा देवी, जो कि हवेली की बेटी थी, उन्हें दीनानाथ नाम के हवेली के नौकर से प्यार हो गया था, और जब ये प्यार हद से बढ़ गया तब शारदा देवी के पिता को इसके बारे में मालूम हो गया। उस वक्त दीनानाथ के सामने उन्होंने 2 लाख रुपए रखे और कहा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, और वो पैसे उठाकर हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गया था। सिर्फ उस गलती की सजा के रूप में उन्हें देवराज बजाज की दूसरी पत्नी बना दिया गया, जहाँ उन्हें सारी जिंदगी अपमान सहना पड़ा, और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने वो कदम उठाया था जिसके बाद अब बर्बादी उसकी किस्मत बन चुकी थी। वो दिन रात उसके दरवाजे पर गया, लेकिन वो इतनी पत्थर दिल हो चुकी थी कि दरवाजा खोलकर विक्रम बजाज की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उस रोज भी वो अपने चेकअप के लिए अस्पताल आई और विक्रम बजाज ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। वो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। वो उसे अपने फ्लैट पर ले आया और उसके पैरों में बैठ गया। मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई है। देखो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम भी चाहो तो मुझे थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन सब कुछ भूल जाओ। और चांदनी ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने विक्रम बजाज पर हाथ उठाया था। एक नहीं, ऐसे हजारों थप्पड़ भी तुम्हारे मुंह पर मारूं, फिर भी मैं तुम्हारे जितना नहीं गिर सकती विक्रम बजाज।
वो उसका कॉलर पकड़ते हुए किसी शेरनी की तरह दहाड़ती थी। अब इस अहंकारी और आकर्षक शख्स के लिए उसके दिल में प्यार की एक बूंद भी नहीं थी। राजा को मालूम हो चुका था कि उसे उठाने वाला विक्रम बजाज है, इसीलिए उसने पूरे घर वालों को बता दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर वो उसे आज़ाद नहीं करेगा तो वो पुलिस का सहारा लेगी। शाम तक का वक्त था उसके पास और शाम तक उसे चांदनी को हर हाल में मनाना था। मुझसे प्यार का खेल खेला, मुझसे विवाह किया, उसके बाद मेरा अपमान करके मुझे बेसहारा छोड़ दिया और अब माफ़ी मांगने आए हो। हर बार माफ़ी नहीं मिला करती, कुछ गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ती है सिंघानिया साहब, और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम सारी ज़िंदगी तड़पते रहो। वो पूरी ताकत से चीख रही थी। आज उसे विक्रम बजाज का डर नहीं था। आज वो अपना फैसला करने के लिए आज़ाद थी। चाहे वो उसे जान से मार देता, लेकिन उसके सामने वो घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन उस प्यार को बदले की आग में झोंक दिया गया। वो आज वैसे ही बेबस हो रहा था जैसे कुछ महीने पहले वो उसके सामने बेबस खड़ी थी। डॉक्टर राजा ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। प्रेग्नेंट लड़की जिससे पहले वो शादी का झांसा दे चुका था, अब उसे टॉर्चर करने के लिए किडनैप कर लिया गया था। मैं थूकती हूँ तुम्हारे ऐसे प्यार पर। वो उसे दोनों बाहों से पकड़ते हुए दबोच कर अपने सीने से लगा गया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे जख्मों पर मरहम बनकर लगा जाऊंगा। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। घुटनों के बल बैठते हुए वो बिल्कुल उसके कदमों में गिरा हुआ था। आज वो लड़की उसके साथ वही सलूक कर रही थी, कल तक जिसकी इज्जत वो पैरों तले रोनता आया था। ठीक है, मैं विश्वास कर लेती हूँ। अगले 2 घंटों के अंदर अंदर आप इस शहर में मौजूद अपनी दोनों फैक्ट्रीज मेरे नाम कर दीजिए। आपके बच्चे के पैदा होने के बाद मैं ये उसके नाम कर दूंगी, ये वादा रहा मेरा। आप अपने सीने पर बाजू बांधते हुए वो उसकी आंखों में देखकर शर्त रख रही थी। आज उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो विक्रम बजाज के सामने बैठकर शर्तें रख रही थी। ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरा हक में बयान देना होगा। अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेती है तो तुम हर हाल में विक्रम को गलत साबित करोगी। वो उसे 2 घंटे का वक्त दे चुकी थी और 2 घंटों के अंदर अंदर ना जाने उसने किस किस के आगे हाथ जोड़े, किस किस को फ़ोन करके मनाया, और आखिरकार 2 घंटों के अंदर पेपर तैयार हो चुके थे। याद रखना, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की या मुझे बीच रास्ते में छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी मेरे नाम का मंगलसूत्र पहने बैठी रहोगी तुम। उसे एक नज़र देखकर धमकी देते हुए उसने पेन उठाकर पेपर पर साइन कर दिए थे। शहर में मौजूद दोनों फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो चुकी हैं। अब तो कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब तो कहो कि तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। और वो खामोशी से सर झुका गई। सामने खड़े शख्स ने उसे थाम कर अपने गले से लगा लिया। आई लव यू वेरी मच। उसके माथे और गालों पर जगह जगह अपने होंठ रखते हुए वो अपने प्यार के इजहार कर रहा था। सच्चाई भी यही थी कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन उस प्यार को बदले की आग में झोंक कर जितना उस लड़की को तड़पाया था, उतना वो खुद भी तड़प चुका था। मुझे हवेली ले चलिए। उसके इस हुक्म पर वो गाड़ी निकालता हुआ उसे अपने साथ हवेली लेकर आया। रास्ते भर वो उसे प्यारी बातें करता आया, जबकि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। कभी कभी उसकी किसी बात पर बेमुश्किल मुस्कुरा देती। दिल अभी तक नहीं मान रहा था। भला इतना आसान था किसी पर विश्वास कर लेना, अपने सारे दुखों को भुला देना, जो दर्द सहे हैं उन्हें मिटा देना हरगिज आसान नहीं था। वह हवेली में दाखिल हुए तो देवराज बजाज अपने बेटे की तरफ लपके। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस कदम ने कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम पागल हो चुके हो विक्रम। उन्होंने उसके पीछे खड़ी लड़की पर एक नज़र डालते हुए उसे झंझोड़ते हुए कहा था। मैं पागल नहीं हूँ पापा, मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास कीजिए। और साथ ही साथ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। घर में सब लोग मौजूद थे, सब लोग तमाशा देख रहे थे। राजा ने आगे बढ़कर नरमी से उसके हाथों को पकड़ा। वो खामोशी से देर तक राजा की आंखों में देखती रही और फिर उसने हाथ छुड़वा लिए। उनके घर पहुंचते ही पुलिस वहां आ चुकी थी, क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी उसने अपने प्रेग्नेंट पत्नी को किडनैप करके टॉर्चर किया है, और उस पर FIR दर्ज करवाने वाली भी राजा ही था। इसीलिए पुलिस का आना लाजमी था। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं। ये गलतफहमी थी। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। जब इंस्पेक्टर ने चांदनी की तरफ देखा, क्या बजाज साहब ठीक कह रहे हैं? आप अपनी मर्जी से अपने पति के साथ थी? राजा बड़ी बेसब्री से उसके चेहरे को देख रही थी।
उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर उठाया। जी नहीं, इन्होंने मेरी मर्जी के बिना मुझे फ्लैट ले जाकर इस बात पर मजबूर करना चाहा कि मैं अपना बयान बदल लूं। विक्रम दंग रह गया। उसने बड़ी मजबूती से उसके खिलाफ बयान दिया था। न सिर्फ बयान दिया बल्कि पुलिस के सामने इस बात को भी कबूल कर लिया कि उससे विवाह करने के बाद वो उसे छोड़कर जा चुका था। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। जो आपको एक बार धोखा दे सकता है उसे दूसरी बार क्या उम्मीद रखें। अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को संवारने के लिए वो पहले ही चाल चल चुकी थी। जो कुछ भी था विक्रम बजाज के वारिस के ही पास जाना था। उसे कोई पछतावा नहीं था, कुछ भी नहीं। बस उसने मुस्कुराते हुए विक्रम बजाज की तरफ देखा। अब अगले पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ। बजाज साहब, डाइवोर्स का पेपर। आज आपका बदला पूरा हो चुका था। जो कुछ उसने सहा अब उस शख्स को भी सहना था। अब वो कभी भी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं थी। डॉक्टर आजिम मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। जरूर तो नहीं था कि सारी जिंदगी वो अकेलेपन में गुजार देती। कोई तो ऐसा भगवान ने बनाया होगा जो जिसकी जिंदगी का संवार दे, जिसकी सच्ची मोहब्बत में सिमट कर वो एक बार फिर नई जिंदगी जीने लगती। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन को बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद।